नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। असम में चुनाव होने हैं। 2026 के सबसे अहम राज्यों में जिनमें चुनाव होने, असम उनमें से एक है। और असम वो राज्य भी है जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती थी। इसके बाद अब वो, अगर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की कोई गणना की जाए जिनको लोगों के अंदर सबसे ज्यादा, खासतौर से उनकी पार्टी के कोर वोटर्स में सबसे ज्यादा सुना और देखा जाता है, तो हेमंत बिस्व शर्मा उसमें पहले नंबर पर नहीं लेकिन दूसरे नंबर पर जरूर होंगे। अगर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से असम में राजनीति अब फोल्ड हो रही है, तो उस पर हेमंत बिस्व शर्मा की एक ड्राइव चल रही है। वो ड्राइव है अवैध तौर पर सरकारी जमीन को कब्जाने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा उनका मानना है कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो किसी तरह सिस्टम में पेनिट्रेट कर गए, उनके खिलाफ ये एक बड़ी ड्राइव है। वैसे वो बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए मियां मुसलमान का शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। वो एक बड़ी ड्राइव चल रही है और ये लगातार चल रही। धुबड़ी में आपने देखा कि उस वक्त उन पर स्टोन पेल्टिंग की गई, बुलडोजर को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन असम पुलिस ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। यहां तक कि सरकार भी किसी भी अपनी उस ड्राइव को जो कंटिन्यू चला रही है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका, और इसी महीने में अगर हम अब की बात करें, 3300 से ज्यादा इस तरह के परिवारों को सरकारी जमीनों के कब्जे से हटाया जा चुका। कल एक बड़ा ग्वालपारा जिले से एक बड़ा इलाके में वहां से उनको हटाया गया। पुलिस वहां बहुत ज्यादा थी, 11 बजे ही वहां उन्होंने जांच शुरू की। ये 1 महीने में 5वां बड़ा बेदखली अभियान था, जहां की ग्वालपारा के पाइकन रिजर्व फॉरेस्ट जो था, वहां से शनिवार को यह बड़ा अभियान हटाया गया। 140 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण वाले 1080 परिवारों को हटाने की कोशिश की गई। इस महीने में अगर हम पूरा गौर करते हैं तो बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों को धुबड़ी, लखीमपुर, करीमगंज, नलबाड़ी और गोवालपाड़ा जैसे, यहाँ से करीमगंज का नाम उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है और जहां उन तमाम चीजों पर जहां सरकारी जमीन पर कब्जे हैं, वहां सबसे ज्यादा अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले बेदखली अभियानों में देखें तो शनिवार का अभियान एक और बड़ा अभियान था। इसको क्षेत्र को 6 ब्लॉक और 6 बुलडोजर में बांटा गया। एक एक ब्लॉक में 6 बुलडोजर, इस तरह से 36 बुलडोजर और 4 रिजर्व में तैनात किए गए। यानी बुलडोजरों से उस पूरे इलाके को घेरा गया और सुरक्षा कर्मी, सशस्त्र पुलिस बल, वो तमाम लोग थे। उन्होंने कहा कि 1000 से ज्यादा, पुलिस अधिकारी का कहना था 1000 से ज्यादा को लोगों को वहां शामिल किया गया। और ये 1 महीने से, ऐसा नहीं है कि उनको अचानक गया, उनको बाकायदा 27 जून तक चले जाने के लिए पहले कहा गया था। 18 जून से घोषणाएं हमें दिन में 2-3 बार लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाई गई, और पिछले 2-3 हफ्तों में उन लोगों ने अपना सामान हटाकर रख लिया था अलग अलग जगह में। ये लोग, ये है कोई भी ये कानून के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये तमाम लोग कोर्ट में जा चुके हैं। यानी गुवाहाटी हार्ड कोर्ट तक पहुंचकर कानूनी लड़ाई लड़ी जा चुकी है और वहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनको बेदखली का आदेश में कोई स्टे नहीं दिया था। तो वो, मुझे लगता है कि ये जो एक लड़ाई है उस पर से खत्म हो गई। लेकिन अगर आप अखबारों को गौर से देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा जुर्म वो कर रहे हैं। अब ये जो बहुत सारे लोग तो हिंसा की वजह से दूर हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि धुबड़ी में जब उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया था, और पिछले साल इसी तरह सोदपुर में 2 पुलिसवाली, सोनपुर में 2 पुलिस प्रदर्शनकारी गोली से मारे गए थे। तो इस बार शनिवार को एक शांति थी, क्योंकि जो एक पूरा ये जो शुरुआती एक खौफ बनाने की कोशिश है वो सब नहीं होता। अब ये बीजेपी के उसको जोड़ रहे हैं बहुत सारे कि ये जो पूरी लड़ाई है ये अब 2026 के चुनाव के पहले। लेकिन अगर हम गौर करते हैं कि आखिर आज हम इसमें कई चीजों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। एक तो बहुत बड़ा जो इस पूरी राजनीति में नया चेंज हुआ है वो 2021 से 2026 के बीच में AIUDF यानी जो अजमत
अजमल का वो हैं, अजमल बदरुद्दीन, वो बहुत बड़ा व्यापारी जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का जिसका बिजनेस एम्पायर है, और उसने AIUDF बनाई थी। तो हम AIUDF पर भी बात करेंगे, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो था, कि वो किस तरह से उसने अब अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक कांग्रेस के लिए जो पिछली बार महाजोत था उसके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पिछली बार AIUDF, कांग्रेस, साथ में वामपंथी दलों ने मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने की कोशिश की। बीजेपी जो अपने मतलब NDA गठबंधन में, जिसमें असम गण परिषद भी शामिल थी, तो उन लोगों के साथ मिलकर इसको मुकाबले को लड़ने की कोशिश की थी और उसमें वो नाकाम रहे थे। अब ये कैसे अब ये होगा, हम लोग अगर इसको देखें कि आखिर ये संघर्ष क्यों चल रहा है, इस पर बात करने की जरूरत है। क्योंकि आसाम उन कुछ राज्यों में से है जहां पहचान, भूमि, जनसांख्यिकी की राजनीति इतनी गहरी है कि पूरी तरह से उसी के इर्द गिर्द आपको पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव चलता दिखता है। जो नेता बनते हैं और जो जाते हैं उन भी इन्हीं नैरेटिव्स के इर्द गिर्द रहते हैं। बांग्लादेश से अवैध प्रवासन का मसला राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को या तो बिखेर रहा है या उसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति को समेट रहा है। अब हम लोग, चूंकि मैं आज इस पर एक डिटेल से इसलिए बात करना चाहता हूं कि क्यों हेमंत बिस्व शर्मा वहां अब मुख्यमंत्री की छवि से बड़े हो रहे हैं, यानी एक ऐसा नाम बन के उभर रहे हैं जो असम की पहचान के लिए, जो पिछले कुछ सालों से डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, वो वहां किस तरह से क्या उसको रिप्लेस करने की जो एक लड़ाई शुरू की है, कि वो वापस उसी डेमोग्राफी पर लाना चाहते हैं, ये उनके समर्थक कहते हैं। क्या ये संभव है? क्या ये इतना बड़ा काम किया जा सकता है जो अभी तक कहीं नहीं हुआ? क्योंकि असम को आप जान लीजिए, असम पूरे देश में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या का प्रदेश है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये कश्मीर के बाद ये दूसरी बड़ा राज्य है जहां लगभग 34% हो चुका है। यानी पूरे देश के जो 14% मुस्लिम जनसंख्या है, उसके विपरीत असम में ये जनसंख्या 34% हो चुकी। अगर हम इसको डाटा से देखने की कोशिश करें, मैं आज आपके साथ जो हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति है और असम की राजनीति जो उलझी हुई है, लेकिन 2026 के चुनाव के लिए एक बेहतर आपको पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप समझ सकें कि क्या बीजेपी की चुनौतियां हैं और क्या हेमंत बिस्व शर्मा इसको पार पा सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग एक जनसांख्यिकी पर करते हैं जिस पर यह सारा मसला चलता है। आसाम में जो ये असमिया भाषा और बांग्ला भाषियों के बीच में मुस्लिम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2051 में 1951 में माफ कीजिएगा, असम की मुस्लिम आबादी महज 24% थी। यानी पहले, उससे पहले इनको बाहर से लाके बसाया गया था, क्योंकि जूट की फैक्ट्री के लिए इंग्लिश लोग, इंग्लैंड जो हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, उसने उसके लिए उन बंगाली मजदूरों को ले जाकर वहां बसाया। लेकिन उसके बाद फिर डिवीजन हुआ तो बहुत सारे लोग उस तरफ जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में न जाने क्या बात थी, उसी वक्त से उन लोगों ने हिंदुस्तान में घुसना शुरू कर दिया था। उसके बाद 71 के बाद तो बड़े पैमाने पर यह प्रवसन बहुत तेजी से बढ़ा और 1951 में मुस्लिम आबादी 24% थी, 1971 में 24.3 हुई, विचलन हुआ था, लेकिन 1991 में यह 28.43 सीधा हो गई। 2001 में 30.9 हुई और 2011 में यह 34.22 थी। अब 2021 में इसका क्या होगा वो अभी नहीं मालूम है। और यह एकमात्र जो दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां 48% वो 68% मुस्लिम आबादी थी, वहां ये केरल में 26.5 है। यानी लगभग अगर हम देखते हैं तो ये दूसरा राज्य है। अब उनमें से कुछ जिलों की बात करते हैं जहां ये चल रहा है, जहां पूरा हम ये राजनीति का प्रवाह देख रहे हैं, वो सब की एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जहां उल्लेखनीय तौर पर बढ़ा, 2011 की जनगणना बता रहे हैं, अगर उससे पहले मैं आपको धुबड़ी का पूरा दे चुका हूं, और भी जिलों पर अगर आपको लगेगा तो हम उस पर आप लिखेंगे, मैं उस पर ज्यादा कर सकता हूं। धुबड़ी में लगभग 79.67 मुस्लिम है, बरपेटा में लगभग 70.7 मुस्लिम है, मोरी गांव में लगभग 52.56 मुस्लिम है, नगांव में लगभग 57.37 मुस्लिम है, ग्वालपारा में 57.62 मुस्लिम है, कछार में लगभग 36.1 है, हैलाकांडी में लगभग 60.31 है और करीमगंज में लगभग 56.36 है। इन सब में बिल्कुल साफ तौर पर ये तो जनसंख्या का बदलाव है, लेकिन इसके साथ आप जोड़ के देखिए कि वहां की डेमोग्राफी के बदलाव में भाषा कहां जा रही होगी और तमाम जो कल्चरल चीजें हैं वो कैसे चेंज हो रही होंगी। क्योंकि अरबिक
अब जो पूरी दुनिया में जो इस्लाम का नया रूप आपको देखने को मिल रहा है, खासतौर से भारत के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो राजस्थान से लेके शुरू करें यहाँ तक जाएं, उसमें अरेबिक स्टाइल को अपने अंदर लादने की एक बड़ी कोशिश दिखाई देती है। इससे भाषाई और सांस्कृतिक जो विरोध शुरू हुआ, उसने भूमिपुत्र के लोगों की पहचान पर संकट, यानी भूमि के पुत्र जो अपने आप को असमिया कहते हैं उनको। अब इसी को हेमंत बिस्व शर्मा ने बेदखली अभियानों को एक बड़ा वो माना। उन्होंने कहा कि इनको अतिक्रमण में हटा के पहले सरकारी जमीनों से हटाओ, ये लोग वन भूमि, जल, वन्य जीव गलियारे और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करते हैं। और अदालतों ने अक्सर इन सब में अदालतों ने ये देखा कि ये एक कोई भी इलीगल काम नहीं है, उसको अदालतों से मान्यता मिली है, चूंकि बढ़ती हुई आबादी, भूमि पर दबाव, राज्य के सीमित संसाधनों पर वो। अब इस पर जो आरोप है वो तो ये है कि हमेशा की तरह कि साहब चुनिंदा मुस्लिमों की, उनको समुदाय को निशाना बनाया जा रहा, जो बेदखल किए गए परिवार गरीब और से शिक्षित हैं, उनके पास नागरिकता या स्वामित्व के दस्तावेज सही नहीं है, चाहे वो कई पीढ़ियों से रह रहे हो। चूंकि अब आप ये सोचिए कि जहां से ये हटाया गया 1000 उसके जमीन से, एकड़ से, आप उस जमीन में, चूंकि वो सरकारी जमीन है, हमेशा से वन भूमि है, लेकिन अब आपकी उनके पास कागज नहीं, ये एक बड़ा वो। और ये कहा जाता है कि साहब ये सीए के तहत हिंदू बंगाली को तो वो दिया जाता है, मुस्लिम बंगाली मूल को ये माना जाता है। अब इसको अगर हम लोग देखें कि किस तरह से भाजपा का इसका जो एक शुरुआत है, भाजपा खुद को जाति माटी भेटी यानी समुदाय भूमि घर के रक्षक में पेश करती है। वो कहती है कि बांग्लादेश पर लगातार पुशबैक की एक नई पॉलिसी उन्होंने अपनाई है। अब इसको लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक खास तौर से डिवीजन करने वाली पॉलिटिक्स है, लेकिन ये जो राज्य है, ये असम गण परिषद, यानी पहली बार छात्रों की कोई पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से बनना और उसके बाद सत्ता में आना देखा गया था। एजीपी को 79 से 85 के बीच में आंदोलन जब चला था, उसके दौरान असम गण परिषद, इसका मुख्य एजेंडा ही विदेशियों को बाहर निकालना था। और सबसे बड़ी जो कामयाबी माना गया, इसको असम जन सौदों को माना गया था, जिसमें खुद को 1971 के बाद के तमाम लोगों को जो वहां आए थे उनको विदेशी मान लिया गया था या असम से बाहर जाना था। अब ये एजीपी ने खुद को कहा था कि साहब हम जो है भूमिपुत्र हैं, लेकिन धीरे धीरे एजीपी कमजोर होती चली गई। उसके जो नेताओं का, खासतौर से जो स्टूडेंट लीडर थे, उनके अंदर आपसी जो लड़ाई थी वो इतनी बड़ी थी कि वो इतनी बड़ी लड़ाई ने इसको देखा कि अगर हम देखते हैं कि बीजेपी वहां धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगी। हालांकि असम समझौते को अगर आप गौर करेंगे, 80 से ही बीजेपी असम की समस्या को केंद्र पर उठा रही थी, लेकिन वो राज्य के स्तर पर ना मजबूत थी और ना ही उसके पास इस तरह का कोई काडर था कि वहां वो इसको अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब जो है वो बीजेपी उसके बाद आई, जब असम गण परिषद कमजोर हुआ तो फिर वहां उस जगह को बीजेपी ने भर लिया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो भाजपा का उदय कैसे हुआ था वहां, उस पर बात करते हैं, और उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा का उदय कैसे हुआ। दो हिस्सों में ये राजनीति होती है, एक तो भाजपा का उदय होता है और फिर दूसरा भाजपा के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा का उदय होता है। ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण बदलाव में से एक आप इसको मान सकते हैं कि एक पार्टी या नेता का उत्थान नहीं, बल्कि एक जो सामाजिक और जो राजनीतिक प्रक्रिया जो चल रही है इस देश में, उसमें जिसमें पहचान, जनसंख्या और विकास के मुद्दे हैं, उन सब में एक नया चेंज है। असम में रातों रात तो बीजेपी उदय नहीं हुई, क्योंकि 80 से मैंने आपको बताया 19 से 90-80 में ये एक मामूली सी खिलाड़ी थी और इसमें एजीपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही थी। हमेशा से बांग्लादेशी अवैध अप्रवासन को बीजेपी एक बहुत बड़ा मुद्दा मानती रही है, उसने केंद्र में इस आधार पर राजनीति की है। तो ये असर धीरे धीरे आसाम की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये मुद्दा आसाम के मूल निवासियों की मूल सवाल के इर्द गिर्द था। तो धीरे धीरे वहां जो हिंदू समुदाय है उसको लगने लगा, और फिर बीजेपी ने 2000 के दशक से 2010 तक एक बड़ी चेंज की शुरुआत की थी। असम ने अपनी रणनीति बदली, इसने केवल जो सिर्फ असमिया हिंदू थे, क्योंकि ऊपरी असम में उसका ध्यान रहता था, उसने निचले असम, बराक घाटी और जनजातीय क्षेत्रों में अपना विस्तार शुरू किया। और इस दौरान एआईयूडीएफ यानी जो भाजपा ने एआईयूडीएफ पर मेन निशाना बनाया, क्योंकि ये उन सारे सीमांत इलाकों का, जिनको मैंने अभी आपको बताया, जिन में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा हुई, उन सब में अपने आप को मुस्लिमों का एक बड़ा
और कट्टर चेहरे के तौर पर जो देश के कई चीज़ों के अगेंस्ट भी दिखाई देते थे, जो उसके समर्थकों को ये दिखता था कि वो इन मुद्दों पर पाकिस्तान या बांग्लादेश का भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो धुबड़ी में हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा नवीन बांग्लादेश करके एक बड़ा पर्चे चिपकाए गए थे कि ये हिस्सा बांग्लादेश में शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह का एक विचार शुरू हुआ। उसके बाद भाजपा ने बोडो, राभा, मिसिंग आदि जो चाय बगान के अलग अलग समुदाय थे, जनजातीय समुदाय थे, उनको जोड़ा और मेन नारा जिसको मैंने दिया, जो एजीपी का नारा था, उसको उन्होंने अपने आप को असमिया पहचान का संरक्षक बता दिया। 2000 बाद 2014 में जो नरेंद्र मोदी की लहर थी वो सबसे पहले आसाम में भी दिखाई दी। वहां 7 सीटें जीती आसाम ने, जो एक बहुत बड़ा उलटफेर था 2016 के बाद, चूंकि 14 का रिजल्ट ये बता रहा था कि यहां आ सकती है, लिहाजा 2016 में पहली पूर्ण बहुमत की जीत हुई सर्बानंद सोनोवाल में। भाजपा ने एजीपी यानी असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ मिलकर 86 सीट जीती थी। ये असम में पहली बीजेपी सरकार थी और इस जीत में उस समय हेमंत बिस्व शर्मा का एक बड़ा काम है, क्योंकि मैं उस वक्त चुनाव क्योंकि पूरा कवर कर रहा था, लगभग 1 महीने तक आसाम के हर जिलों में घूमता हुआ समझता हुआ कि ये क्या ये आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़े लोगों का कहना ये था कि ये पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों से मिला मैं, हाँ, हर एक समाज के वर्ग से मिल के समझने की कोशिश की, लेकिन अंदर खाने यानी जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, अगर उनके वेटर्स और तमाम चीज़ें जो भी स्टाफ था, मैनेजरियल स्टाफ से अलग, तो वो सब लोग बीजेपी की बात कर रहे थे। लिहाजा मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी आएगी और वो उस तरह से वहां आई। बड़ा चेंज था, लेकिन उसमें सबको ये था कि सर्बानंद सोनोवाल पार्टी का चेहरा जरूर है, लेकिन जो कांग्रेस से यहाँ आए हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो जो है बड़ी चीज है। और चूंकि हेमंत बिस्व शर्मा में भाजपा ने फिर दोबारा जो 2021 का चुनाव है वो सीधे तौर पे हेमंत बिस्व शर्मा की नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव था, जिसमें उन्होंने भाजपा ने फिर से 75 सीट हासिल की गठबंधन के साथ, कि भाई ये हो गया कि ये सिर्फ एक तुक्का नहीं था, ये जमीनी हकीकत में अब बीजेपी वहां जगह बना चुकी है और वो ये बड़ी चीज थी। अब हेमंत बिस्व शर्मा की शुरुआत कैसे हुई थी? हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत आसू के साथ की थी, यानी आल असम स्टूडेंट यूनियन, आपको याद होगा असम गण परिषद के जो बाद में जो असम आंदोलन का अगुवा था। फिर वहां से आंसू के साथ जो सपने टूटे लोगों के, इन्होंने धीरे से कांग्रेस पार्टी में तरुण गोगोई की सरकार में प्रवेश कर लिया और इनको तरुण गोगोई की सरकार में एक मजबूत और बहुत जुगाड़ी नेता के तौर पर, यानी जिससे आप कुछ भी काम कहते हैं उसमें नो सर नहीं है, गोगोई ने एक बहुत ताकत दी और इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त जैसे विभाग, मतलब इतने अहम विभाग थे। और बाद में इन पर लुई बर्जर और तमाम कई सारे घोटालों के आरोप लगे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्रालय, और बीजेपी ने इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान भी छेड़ा था। लेकिन 2015 में तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को सत्ता के लिए आगे कर दिया। अब हेमंत बिस्व शर्मा जो अब अपने आप को इतनी पकड़ बना चुके थे, उनको लगता था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लिहाजा उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी में, शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। उस वक्त ये एक राजनीतिक जुआ माना जा सकता है। अगर आप सोचें कि एक ऐसी पार्टी जिसका भी वहां जीत की कोई उम्मीद ना हो, अभी वहां सिर्फ लोकसभा की एक हल्की सी वो मिली हो, और ऐसे में कोई इतना बड़ा नेता जिसके पास कांग्रेस में बहुत लंबा समय पड़ा था, वो क्या जा सकता है। उसमें आपको याद होगा कि वो राहुल गांधी से मिलने आते हैं, वहां वो अपने बताते हैं कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, ये इस तरह की चीजें ये किसी भी नेता के तौर पर आप सुन भी सकते हैं, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। लेकिन अब 2016 वो आए तो पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया और उनकी क्षमताओं को पहचान लिया। भाई जो आरोप लगे थे वो तो बीजेपी के पास साबुन है, पारस पत्थर है, जिसको छूती है वो सोना हो जाता है, यानी उसके ऊपर कोई आरोप नहीं रहता है। ये एक बड़ी ये सब पार्टियों के पास होती है जो सत्ता में होती है। तो इस वक्त ये जो लॉन्ड्री है ये बीजेपी के कब्जे में है कि जिसको भी वो लाते हैं उसको वो साफ कर देते हैं, उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप टिक नहीं सकता। तो वो भी साफ हो गया होगा। तो भाजपा ने जो है इनको काम दिया और उन्होंने जातीय समूह, आदिवासी और ओबीसी समुदाय को वो लेके आए और भाजपा की पूर्वोत्तर कांग्रेस मुक्त भारत की जो एक योजना थी उसमें इन्होंने मेन भूमिका अपना ली और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एक अलायंस बना दिया और इसमें जो है भाजपा के विरोधियों को इन्होंने, और हेमंत बिस्व शर्मा की जो 2021 में ताजपोशी हो जाती है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्र में चले आते हैं। ये पहला, मैं इसको कई बार बोल चुका हूं और मुझे बड़ा
इंटरेस्टिंग है कि ये पहला है। आप आज तक किसी भी, चाहे वो कांग्रेस की कई सारी सरकारें हो, यहाँ तक कि बीजेपी की सरकारों में आपने देखा होगा कि इस तरह का शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण कभी देखा नहीं गया। बहुत मुश्किल होता है कि राजनेता अपनी जो लालसा हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी करके सत्ता में होने के बावजूद छोड़ दे। सर्बानंद सोनोवाल की भी एक सहज समझ थी और हेमंत की एक रणनीति थी जिसमें कोई चीज नहीं हुई। अब आते ही उन्होंने जो है पूरी बीजेपी का एक कायाकल्प भी हो गया। बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं जो धीरे धीरे बदलाव कर रही थी। बीजेपी अब हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी थी जो सीधे तौर पर टकरा रही थी। मुख्यमंत्री पे उन्होंने सीधे तौर पर अवैध आप्रवासन और मियां मुस्लिम समुदाय पर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमणकारी हैं ये लोग, जनसंख्या बदलाव करें। कई बार मियां संस्कृति और असम संस्कृति के बीच के अंदर आपको याद है मियाँ को देशद्रोही को उन्होंने करार दिया, मियां कविता को देशद्रोही करार दिया, कहा कि अतिक्रमण के हितों को बढ़ाती है। अब वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह कम होते रहे तो कल को ना असमी बचेंगे, ना असमिया बचेंगे और ना ही असम बचेगा। और इसका सीधा रिश्ता वो भारत के साथ जोड़ते हैं कि भारत के लिए खतरा है। तो उन्होंने अतिक्रमणों पर अब ये उसके साथ उन्होंने एक ड्राइव शुरू की। अब मैं आपको उस ड्राइव के बारे में बताता हूं जो सबसे पहले दरांग जिले का ढोलपुर 2000 सितंबर 1 में, ये सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। सरकार ने 77,000 बीघा यानी 25,000 एकड़ जमीन को 1200 परिवारों से रखा। इस दौरान पुलिस वालों में और बेदखल किए गए लोगों में झड़पें हुई जिसमें 2 लोग मारे गए, एक नाबालिग था और घायल हुए, लेकिन इसको हटाया गया। फिर नगांव जिले का लंका रुपोई हाट, ये अक्टूबर में हुआ। 400 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। फिर इसके बाद लखीमपुर, नलबाड़ी, बरपेटा, होजाई, विश्वनाथ, ग्वालपुरा, इन जिलों में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चले गए। अब 2022 में लखीमपुर विश्वनाथ में 450 बीघे, 2023 जनवरी में नगांव में बट दरवास थाना के पास से 500 एकड़ जमीन का अतिक्रमण हटाने का अभियान चला गया जिसमें 1000 से अधिक परिवारों को वहां से हटाया। याद होगा आपको वीडियो किस तरह से उस जमीन पर, मठ की जमीन पर कब्जा किया हुआ था और पूरी तरह से वहां मठ को एक तरह से घेर दिया गया था, उसको खाली किया गया 2023 में। फिर ये गोवालपारा के पाइकन रिजर्व में ये 300 हटाने का लक्ष्य है, अब ये इसको हटाया गया। इसके अलावा 3300 परिवारों को विस्तृत, अब तक का जो आंकड़ा है सरकार का वो 2800 एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। अगर हम इसको ये देखते हैं तो ये जो चल रहा है असम का वो एक बहुत बड़ी ड्राइव है। इससे अब उनको एक तरह से ये मान लिया गया कि ये एक अवैध आप्रवासन के खिलाफ इससे बड़ा नेता नहीं हो सकता। अब गौरव गोगोई वहां पहुंचते, उनको वहां भेज दिया गया। कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार यानी जब तीसरी बार वो इसको जीत के लिए हासिल करना चाहते हैं, यानी बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी, उसको रोकने की कोशिश में कांग्रेस कई सारे वो आजमा रही है। तो गौरव गोगोई को भेजा गया जो सदन में मुझे लगता है एक नेता के तौर पर उन्होंने अपने भाषणों से पहचान छोड़ी, लेकिन जो बंगाल वहाँ की, आसाम की सबसे बड़ी समस्या है, जिस तरह का आप्रवासन वहाँ हुआ, जिस तरह से इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिमों का जिस तरह प्राबल्य हुआ है, उसमें उनके पिता के शासन का बहुत बड़ा योगदान था, ऐसा लोग कहते हैं। जब आप वहां घूमते हैं तो वो कहते हैं कि उस वक्त तो फ्री फॉर ऑल था, जो भी आ रहा है, जो भी रह रहा है, और बाद में यही जो फ्री फॉर ऑल है कांग्रेस को भी खा गया, क्योंकि AIUDF ने उसको बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुछ वहां, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने कुछ वहां वापसी की है, लेकिन ये वापसी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसको सत्ता के करीब ले जाए। तो अब गौरव गोगोई को वहां भेजकर कांग्रेस चाहती है कि वो एक बड़ी चीज पर वो करे। अब मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका, अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में ये एक बड़े वो है। अब ऐसे में जबकि AIUDF पर हम लोग बात करते हैं जो अब अलग लड़ रहा है कि वो क्या है, यानी हमने देख लिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आप को सीधे तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया। वो असमी पहचान, असमी संस्कृति, असमी जमीन, उसके लिए वो अपने आप को सबसे बड़े प्रोटेक्टर के रूप में अपने आप को लोगों के सामने शो भी कर रहे, और कोई
किसी तरह का विचलन नहीं दिखता, यानी किसी तरह का वहां ये कोई दिख रहा हो कि वो अपनी उससे पीछे हट रहे हो या अपना स्टैंड से पीछे हट रहे हो, ऐसा अभी तक नहीं दिखाई दिया। जो उनको जो असमी वोटर्स हैं उनमें लोकप्रिय कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से राज्य से, जहां महज 13 लोकसभा सीटें हो, जहां महज एक छोटा सा राज्य हो, वहां अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अपने आप को एक इतने बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया है कि अब उनकी रैली अगर यहां उनको बंगाल में भी, वैसे तो बीजेपी अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को एक से दूसरी जगह भेजती रही है और वो इसको कनेक्ट कहती है, लोकल लोगों के साथ कनेक्ट कहती है, क्योंकि जो अलग अलग वहां पर अलग अलग राज्यों के लोग उस राज्य में जहां चुनाव हो रहा है रहते हैं, उनको उनके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सभाएं कराई जाती हैं। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आज हेमंत बिस्व शर्मा योगी आदित्यनाथ वाली क्लास में रख रहे हैं, यानी उनको उनके समर्थक ये मानते हैं कि दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको बीजेपी का वोटर हर समय खड़े होकर वोट दे सकता है, उनके लिए नारे लगा सकता है, उनके लिए भीड़ जुटा सकता है, ये उनके कोर वोटर्स का। इसके लिए मुझे लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी छवि को बहुत बेहतर तरीके से बुना, चूंकि वो आर्थिक रूप से भी आसाम के सबसे ज्यादा मजबूत नेताओं में से आते हैं। यानी जो लोग को आरोप तो कुछ भी हो सकते हैं और उन आरोपों को आप देखते हैं उनके पास लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये माना जाता है कि वो शख्स इस समय असम की राजनीति का सबसे बड़ा और ताकतवर चेहरा, इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री है, इसलिए कि उसने अपने साथ एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की जोड़ ली जो उसमें असम के नायक को देख रही है। तो ये असम के नायक से बाकी भारत के नायक तक का सफर भी पूरा करने की एक कोशिश को देखा जा रहा है, क्योंकि अब वो किसी भी चीज पर रुकते नहीं है। अब AIUDF ने जब ये कहा कि इस बार वो महाजोत में नहीं होगी, तो सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को दिख रही है तो वो कांग्रेस को दिख रही है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा है वो फिर कांग्रेस को बिल्कुल बेरोजगार कर देने की हालत में आ जाता है। कांग्रेस की अब विपक्ष की सबसे बड़ी उसकी उम्मीद रहती है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त मिल जाए, और ये 34% वोट बंगाल से ज्यादा हैं। अगर आप बंगाल में TMC ने जिस तरह से एक पकड़ बनाई है और उसके बाद, तो ये गौरव गोगोई को वहां भेजे जाने के पीछे ये एक बड़ी राजनीति का कांग्रेस का यही बड़ा कारण है कि वो चाहती है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण और साथ में कुछ अपने एक लोगों को, हिंदुओं के अंदर के एक वर्ग को लेकर वो एक बहुत मजबूत फॉर्मिडेबल लीडर बन के उभर जाएं। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि ये निश्चित कुछ जिलों में है, उन जिलों की जीत से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, और इस बार उन जिलों के जिसको वहां का एक तरह से कहें कि अजमल को अगर हम लोग कहें तो ये एक बहुत बड़े नेता के तौर पर वहां उभर चुका था 2005 के साथ ही। उसमें कैसे इनका उभराव हुआ था कि ये 1984 में जब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसको ऐसे देखते हैं कि जो अब तक जो वोटर्स है 2005 के बाद वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, एक AIUDF के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो जिस वोट बैंक पर गौरव गोगोई आंख जमाए थे, कांग्रेस ने जिस पर अपनी सीढ़ी बनाई थी, उसमें दो फाड़ हो रही हैं। अब मैं इसको कहूंगा AIUDF को आप समझ सकें कि ये है क्या। AIUDF 2005 में उसको मौलाना बदरुद्दीन अजमल द्वारा किया गया था। ये पार्टी की तेजी से उभरी 2005 में बनी, जबकि एक IMDT यानी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध प्रवासी अधिनियम को रद्द करने के बाद पैदा हुआ था ये AIUDF का। और ये IMDT बदरुद्दीन को मुसलमानों के पक्ष में एक बचाव कवच के रूप में देखा जाता था, और जैसे ही ये कवच रद्द हुआ तो मुस्लिम समुदाय में एक परेशानी हुई और बदरुद्दीन अजमल ने ऐसे ही समय में AIUDF का वो घोषणा कर दी, और 2005 में ये बनती है। 2006 में, एक साल के भीतर 2006 में वो अपनी धमाकेदार उपस्थिति और 10 सीटें जीतता है 13% वोटों के साथ, एक वो आता है, और जो जबकि उसको कांग्रेस कोई भी सीट नहीं देना चाहती थी। अब वो कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि कांग्रेस के साथ रहने से अब उन्हें अपने वोटों का लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पर वहां अब सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लग रहा था, इसलिए वो असमिया बैलेंस के साथ अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है कांग्रेस। तो AIUDF सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के साथ खड़ा होना चाहता है। अब ये उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ये जो मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उसने बहुत जबरदस्त कोशिश की। इसके बाद 2009 में
लोकसभा चुनाव ने पार्टी ने धुबड़ी और बलपेटा जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया और मौलाना जो बदरुद्दीन अजमल है वो धुबड़ी से सांसद चुने गए। 2011 में एआईडीएफ और बेहतर बन के निकली, उसने 18 सीटें जीती, पिछली बार याद कीजिए 10 जीती, अब इस बार 18 जीती। पिछली बार उनका 13% था, इस बार उनका वोट शेयर 16% हो गया और इस प्रदर्शन ने स्थापित कर दिया कि एआईयूडीएफ मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। 2016 में जरूर एआईडीएफ की थोड़ा कम हुआ, उसको 13 सीट मिली, लेकिन चुनावी ध्रुवीकरण चूंकि बीजेपी के पक्ष में हो गया था तो मुस्लिम वोटों में एक पकड़ के तौर पर एआईडीएफ को दिक्कत आ रही थी क्योंकि कांग्रेस के साथ भी वोट गया। 2019 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें पार्टी ने फिर एक सीट धुबड़ी जीती, जबकि भाजपा ने अपना प्रदर्शन और सुधारा। 2021 में महाजोट बनाया एआईडीएफ ने और उन्होंने ये देखा कि साहब अब हम मिलके इसको रोकेंगे और इसमें एआईडीएफ ने 16 सीटें जीती, यानी अपने आप बेहतर हुई 2016 से, लेकिन कांग्रेस और वो सब वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए एआईयूडीएफ को मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ था। लगा कि गठबंधन ने मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लिया। अब ये अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि इसके बाद 2024 का चुनाव होता है, उसमें फिर एआईयूडीएफ को लगता है कि कांग्रेस के साथ रहना उसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता है, इसीलिए अब एआईयूडीएफ धुबड़ी, बरपेटा, मोरीगांव, नगाम, बोगालपारा, करीमगंज और हेलागांडी में अपने आप को सिर्फ अकेली मुस्लिम पार्टी दिखाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इन बेदखली अभियानों के लिए एक जुबानी जमा खर्च दिख रहा है। तो इसीलिए बदरुद्दीन अजमल को लग रहा है कि ये वो समय है जब उनको अकेले मुस्लिम वोटर्स का सबसे बड़ा जो है पट्टेदार या इजारेदार घोषित किया जा सकता है। और उसमें लेकिन ये एक लड़ाई जो सामने दिख रही है, इससे कांग्रेस और एआईडीएफ को दोनों को नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि असम के पूर्वोत्तर के चाणक्य बन चुके हेमंत बिस्व शर्मा का एक बहुत बड़ा खेल भी है। इसको एक बड़ा खेल माना जा सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने ये खेल कर दिया है। 2026 में अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी भी थी तो उसको उन्होंने इस डिवीजन से रोक दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है और मुझे लगता है कि जटिल कांग्रेस के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है, भाजपा के लिए एक अवसर दिखाई देता है। एआईडीएफ को ये साबित करना है कि वो असम की राजनीति में अभी एक बहुत बड़ी ताकत है, तो उसको उसके लिए कांग्रेस को पीछे छोड़ना होगा। तो मुझे लगता है कि असम के अंदर ये जो ड्राइव चल रही है, हेमंत बिस्व शर्मा का ये एक जो एक तरह से प्रयास है कि वो वापस लाएं, वो राजनीति को भी प्रभावित करेगा। 2026 के लिए सब पत्ते खुल चुके हैं, अब सिर्फ वोटिंग तक देखते हैं कि क्या और बदलाव आते हैं। लेकिन आज के लिए अभी इतना ही। मैंने सिर्फ हेमंत शर्मा के उसको देखने की कोशिश की, लंबे समय से जो उनका अभियान चल रहा है वो बाकी भारत के हिस्सों में भी बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात, नमस्कार।